हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में मैं रूपाली वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ व्याकरण का एक नया टॉपिक। ये व्याकरण का टॉपिक है क्लास 10th हिंदी कोर्स ए के लिए। तो रिसेंटली अभी हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था पद परिचय। अब पद परिचय हमने पढ़ तो लिया। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है कि इसमें क्वेश्चन कहाँ से आएंगे कुछ पता नहीं, लेकिन अगर आपको परफेक्टली सारे आंसर्स करेक्ट करने हैं तो उसके लिए प्रैक्टिस करना लगातार ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए है कि आपके पास क्वेश्चंस होने चाहिए। तो ठीक है, अब मैं आपके सामने दो ऐसे सेशंस लेके आऊँगी जिसमें हम इसी टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ मैं एक कुछ एक्सरसाइज लाई हूँ, वो करते हैं। फिर एक मैं वीडियो लेकर आऊँगी जो आपका बेस्ड रहेगा आपके एग्ज़ाम पे, यानी कि MCQs बेस्ड। तो फटाफट हम क्या कर लेंगे, इससे वो सारी चीज़ें समझ लेंगे कि इसमें होने क्या वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट आज का टॉपिक, जिसमें हम पद परिचय की एक्सरसाइज करेंगे। चलिए ध्यान से देखिए, पदों का व्याकरणीकरण परिचय। निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित अंशों का व्याकरणीकरण परिचय हमें देना है। अब कुछ रेखांकित शब्द रहेंगे, उनके व्याकरणीकरण परिचय हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने आ रहा है पहला वाक्य। पहला वाक्य है उदिता यहाँ बच्चों को पढ़ाती है। तो देखिए, सबके साथ आंसर दिए गए हैं। कारण ये है क्योंकि मैं आपको यहाँ अभी एक्सरसाइज के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आपसे क्वेश्चन पुटअप करना होगा तब MCQs लेकर आऊंगी, क्योंकि अभी हमें पहले प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट होना है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ रहा है उदिता बच्चों को पढ़ाती थी। तो अब उदिता जो है, उदिता जो शब्द है वो क्या है, आप आंसर देखिए, बगैर चीज़ों को आंसर करना है। ठीक है, अपने दिमाग में पहले उसको सोचना है। जैसे उदिता है, उदिता क्या हुआ, वो एक संज्ञा शब्द है क्योंकि एक लड़की का नाम है। ठीक है, नाम है इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला गया। एक वचन है, स्त्रीलिंग है। फिर चूंकि वो उस पूरे सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि वो पढ़ाने का कार्य कर रही है, इसलिए वो क्या है, कर्ता कारक है। कौन सा कारक है, कर्ता कारक है। और इससे संबंधित क्रिया क्या है, पढ़ाती है। देखिए, हमने फटाफट निकाल दी ना। अब चेक करो, देखो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही। स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही। एक वचन है, कर्ता है। पढ़ाती थी का जो है वो कर्ता है। ठीक है, पढ़ाती थी का कर्ता है, यानी उदिता किसकी कर्ता है, पढ़ाती थी का। देखिए, हमने किया ना। अब उसी जगह आ जाइए बच्चों को। अब बच्चों क्या है, अब बच्चों बताओ क्या हुआ। बच्चे जो है वो संज्ञा हुए, इसमें बहुत कई मतलब बहुत सभी बच्चे आ जाते हैं, तो ये हो गया हमारा जातिवाचक संज्ञा में। अब यहाँ पर बच्चों में क्या, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक हो गया। ठीक है, हमने ये भी बता दिया। फिर उसके बाद आ जाइए आप, नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे हमें क्या बताना है, हमें लिंग बताना है। तो बच्चों का लिंग तो हमें नहीं पता चल रहा है, बच्चे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो इस जगह पर आप पुल्लिंग / स्त्रीलिंग भी दे सकते हो या सिर्फ पुल्लिंग दे सकते हो। ठीक है, वचन बहुवचन आ रहा है। कारक कर्म कारक आ रहा है, क्यों, क्योंकि बच्चों को पढ़ा रही है, इसलिए वो क्या हुआ, कर्म कारक हुआ। और ये क्या है, ये पढ़ाती थी का कर्म है, पढ़ाती थी क्रिया का कर्म है। चलिए देखते हैं क्या है यहाँ पर। जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको जैसे बताया था, पुल्लिंग है, बहुवचन है, कर्म कारक है, और ये पढ़ाती थी का कर्म है। किसका है, अब इसके आगे हम नहीं लिखा हुआ है तो हम लिख देते हैं। हम क्या है, पढ़ाती थी क्रिया का कर्म है। सिंपल, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं हुई। फिर आते हैं पढ़ाती थी। अब ये पढ़ाती थी क्या है, ये तो क्रिया है। अब क्रिया का भेद निकालोगे तो क्या है, क्या पढ़ाती थी, है ना। तो क्या पढ़ाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, तो सिंपल आ गया, यानी कि सकर्मक क्रिया है। निकल के आया ना, सकर्मक क्रिया है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। अब पढ़ाती थी किससे कनेक्टेड है, ये उदिता से कनेक्टेड है। उदिता एक वचन है तो क्रिया एक वचन है, स्त्रीलिंग है क्योंकि उदिता स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग है। अन्य पुरुष है। अब यहाँ पर अन्य पुरुष क्यों हम बोल रहे हैं, क्रिया को हमने अन्य पुरुष क्यों बोला, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, हम थर्ड पर्सन उदिता के लिए बात कर रहे हैं, है ना, इसलिए ये अन्य पुरुष आया। तो अन्य पुरुष आया। कर्तवाच्य, वाच्य में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पढ़ाती थी उदिता से कनेक्टेड है, इसलिए ये कर्तवाच्य हो गया।
कर्ता कौन है, इस क्रिया का कर्ता कौन है, उदिता है। आप ये भी बता, इसमें एक चीज और बता सकते हो, और इसका कर्म जो है, इसका कर्म कौन है, बच्चों को। ठीक है ना, देखो सब जो चीजें छूटी थी वो भी मैंने आपको क्लियर करके बता दी। हाँ, यहाँ बच्चों में था तो इसका आप बता सकते हो कि ये क्या है, समूहवाचक है। कौन सा है ये, समूहवाचक है, क्योंकि ये कई सारे लोगों को आपस में बता रहा है। तो यहाँ बच्चों का होगा समूहवाचक। इस तरीके से जितनी चीजें आपको दी, हम ये नहीं कह रहे कि अगर आप किसी भी ऐसी चीज को लेकर बैठे हो जिसमें आंसर हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन उसमें अगर कोई आंसर ऐसा है जो एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको बताने की कोशिश करो। क्यों, क्योंकि इससे आपका माइंड खुलता जाएगा। जितने शब्द आप देखते जाओगे उतनी चीज़ों के बारे में आप एक्सप्लेन करके अच्छे से बताते जाओगे। कोई चीज़, जैसे मैंने भी जब ये सारी चीज़ें सीखी थी तो मेरे को भी बहुत मुश्किल लगता था। जब मैंने टेंथ क्लास में, फिलहाल उस टाइम ये सारा टॉपिक नहीं था जब मैंने पढ़ा था, लेकिन जब मैंने इसको पढ़ा था तब मुझे ये बहुत टफ लगता था। लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी प्रैक्टिस करती गई, मेरे लिए चीज़ें आसान होती चली गई, मैं समझती गई हर चीज़ के लिए। तो इसीलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हमने आगे बढ़ लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। दूसरा वाक्य अब हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए क्या है, मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। क्या है, मधुकर यहाँ पिछले साल रहता था। तो मधुकर एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, मधुकर एक व्यक्ति का नाम है, सीधे सीधे संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है ना, कर्ता कारक। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपका पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, और रहता था क्रिया की कर्ता है। ये इसके किसके साथ है, इसके साथ कनेक्टेड है। देखिए अगर क्रिया के साथ कोई भी कर्ता कनेक्टेड आ रहा है तो ऑटोमेटिकली समझ लेना कि जब क्रिया एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहां पर कर्तवाच्य होगा। आपको मेन देखना है कि वो किसके साथ कनेक्टेड है। फिर आते हैं यहाँ क्या है, अब यहाँ किसके साथ कनेक्टेड है, अब ये यहाँ जो कनेक्टेड आ रहा है वो रहता है से कनेक्टेड था। यहाँ रहता था, तो ये क्या हुआ, हमारा रहना हमारी क्रिया है, अब उससे संबंधित होगा तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या होगा, क्रिया विशेषण। अब वो रहने की जगह बता रहा है तो ये क्या होगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्रिया विशेषण है, स्थान सूचक है, यानी कि स्थानवाचक जो है, स्थान सूचक समझो या स्थानवाचक समझो, एक ही चीज है। ठीक है, इसमें आपको नहीं कंफ्यूज होना है, स्थान सूचक या स्थानवाचक कोई भी है, रहना क्रिया का निर्देश करने वाला है। ठीक है, किसका है, रहता था। फिर आते हैं रहता था। अब रहता था, क्या रहता था, ये तो नहीं बताया ना, क्या रहता था ये बता रहा है, नहीं बता रहा है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ये तो बता रहा है कौन रहता था, कहाँ रहता था ये भी बता रहा है, मगर क्या रहता था ये नहीं बता रहा, इसलिए ये हुआ अकर्मक क्रिया। ये देखिए अकर्मक क्रिया है। क्रिया आपकी एक वचन है क्योंकि मधुकर से संबंधित है तो एक वचन है, पुल्लिंग है, मधुकर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है। अब अन्य पुरुष कैसे आप दोगे, अन्य पुरुष होता है कि जब हम बात कर रहे हैं, हम दोनों बात कर रहे हैं। जैसे हमने बोला कि पता है हम लोग बहुत अच्छी जगह पर गए थे, पता है इतनी अच्छी जगह है कि पता है वहाँ पर मधुकर वहीं रहता था। तो अब हम और आप बात कर रहे हैं मधुकर यानी कि अन्य पर्सन के लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्रिया हमेशा क्या रहेगी, अन्य पुरुष में रहेगी। तो यहाँ पर अन्य पुरुष हो गया। अब जैसे मैं बोलूँ इतनी सुंदर जगह है कि मैं वहाँ रहता था, तो मैं वहाँ रहता था तो ये किस में आ जाएगा, उत्तम पुरुष में आ जाएगा, क्योंकि उसमें मैं शामिल हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम बात कर रहे हैं तो बात करने का जो विषय हमारा चल रहा है वो हम अपने लिए बात कर रहे हैं, आपके लिए बात कर रहे हैं, कि हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इतनी अच्छी जगह, तुम यहाँ पर इतने सालों तक रहे, तो अब हमने तुम इतने सालों तक यहाँ रहे, तो फिर वो हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष, क्योंकि हमने तुम्हारे लिए बात करी। भूतकाले क्योंकि रहता था से संबंधित है, कर्तवाच्य है, और कर्ता कौन है इस क्रिया का, वो है मधुकर। तो इसलिए जितना प्रैक्टिस करते जाओगे नई नई चीजें जानते जाओगे। जैसे हम यहाँ पर आप कह रहे हो कि पुरुष जो है वो सिर्फ सर्वनाम में आता है, ये कंपलसरी नहीं है। पुरुष में बात करने का भी एक मेथड बताया जाता है कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, किसको लेकर हम बात कर रहे हैं। तो इसीलिए क्रिया में अब पुरुष को भी एक सम्मिलित किया जाता है।
नंबर 3 है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा की गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रहा है रामचरितमानस। ये एक हमारे काव्य है, काव्य पुस्तक, वेद पुस्तक आप समझ लीजिए, पुराण है हमारा। तो ये क्या हो गया, एक पुस्तक का नाम है, तो सीधे सीधे ये किस में आया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, तो ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सिर्फ एक ही है इसलिए एक वचन रहेगा। पुल्लिंग है क्योंकि रामचरितमानस जो है वो किस में आती है, पुल्लिंग में आती है, इसलिए इसको हम पुल्लिंग में लिखेंगे। और कर्म कारक है, कर्म कारक क्यों है, अब आप बोलोगे कर्म कारक क्यों बोल रहे हो आप, नहीं सॉरी ये गलत लिखा है, यहाँ कर्म कारक नहीं, यहाँ संबंध कारक है, ये गलत है। कौन सा कारक है, यहाँ संबंध कारक है। क्यों, क्योंकि रामचरितमानस के साथ यहाँ पर की लगा है, और की किसका होता है, ये हमारा कारक होता है आपका संबंध का, तो इसलिए कर्म कारक नहीं संबंध कारक है। फिर आ जाते हैं तुलसीदास के द्वारा। क्या है, तुलसीदास के द्वारा। तुलसीदास एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम, कवि का नाम है, हम सभी जानते हैं। तो और नाम है इसलिए ये क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन रहेगा, पुल्लिंग रहेगा। अब के द्वारा लगा है इसलिए करण कारक होगा। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा, क्या है, करण के द्वारा, तो यहां पर आया ये करण कारक, पुल्लिंग, एक वचन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, फिर आते हैं की गई। की गई क्या है, क्रिया है। क्या की गई, आंसर मिला, रचना की गई। ठीक है, क्या है ये, सबसे पहले ये क्या, ये आ रही है रचना की गई, तो हमें पता है कि रचना की, क्या की गई, रचना की गई। तो यहाँ पर हमें सिंपल सा पता चल रहा है, तो ये एक सकर्मक क्रिया है, ध्यान रखना, क्या है ये, सकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहाँ कर्म मौजूद है। संयुक्त क्रिया है, क्यों, क्योंकि की गई दोनों आपस में एक साथ जुड़ी है, इसलिए संयुक्त क्रिया है। एक वचन है क्योंकि एक ही पुस्तक का निर्माण किया गया है। स्त्रीलिंग है, कर्मवाच्य, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रचना किसकी की गई, के द्वारा लगा है, इसलिए ये कर्म कारक। आपको वाच्य पढ़ाए थे ना, जहाँ पे द्वारा शब्द आ जाए तो कर्मवाच्य। अन्य पुरुष है। अब मैं बोल रही हूँ आपसे कि रामचरितमानस की जो रचना है वो तुलसीदास जी ने की थी, तो हम दोनों के बीच में हमने थर्ड पर्सन के लिए बात करी है, इसलिए ये अन्य पुरुष आएगा। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। याद रखिए कि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना फास्ट मूव कर पाओगे एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि नहीं हमने एक बार पढ़ लिया है, प्रैक्टिस की क्या ज़रूरत है, हम एग्ज़ाम में कर लेंगे, हमारी समझ में आ गया, लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप अगर अभी प्रैक्टिस नहीं करोगे, चीज़ों को नहीं समझोगे सॉरी, तो एग्ज़ाम के दौरान आपको वो क्वेश्चन हल करने में टाइम भी बहुत लगने वाला है। तो टाइम तो कम है, लिमिटेड है, 3 घंटे का ही समय है, उसमें सब कुछ करना है। अगर आप एक क्वेश्चन पे 5 से 7 मिनट का टाइम दोगे तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप सारे MCQs कर पाओगे, क्योंकि फर्स्ट सेक्शन में 40 क्वेश्चंस आपको दिए हैं और व्याकरण में ही खाली 16 क्वेश्चंस दिए हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपका मूव बहुत फास्ट होना चाहिए किसी भी मोमेंट, किसी भी आंसर्स को, खास तौर से MCQs को करने के लिए। तो 3 घंटे में आपको मान के चलो 40 से 45 मिनट से ज़्यादा समय आपको MCQs पे नहीं देना है। चलिए अब आते हैं नंबर 4। वह दौड़कर विद्यालय गया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, वह दौड़कर विद्यालय गया। अब यहाँ पर सबसे पहले है वह, फिर है दौड़कर, फिर है गया। तो यहाँ पर वह जो है वो क्या आ रहा है, हम किसी, अब यहाँ पर अब आप बताओ वह सर्वनाम होगा या विशेषण होगा। सिंपल बात है, वह की जगह किसी संज्ञा को रख कर देखो। मोहन दौड़कर गया, ठीक है, सोहन दौड़कर गया, ठीक है, यानी कि हम इस सर्वनाम शब्द की जगह किसी संज्ञा को रख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये सर्वनाम है। अब वह है, तीसरा पर्सन है, ठीक है, कैसे तीसरा पर्सन है, तो मैं और आप बात कर रही हूँ और तीसरे बारे में, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, सबसे पहले तो ये अन्य पुरुष नहीं है, हाँ सॉरी सही बात है, अन्य पुरुष ही आ रहा है क्योंकि हम थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये अन्य पुरुष है। तो सर्वनाम है पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वह हम थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहे हैं। फिर आते हैं हम वचन कौन है, क्योंकि एक ही के बारे में बात कर रहे हैं,
और यहाँ पर अब वह की लिंग हम कैसे पता करेंगे, हम क्रिया पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक वचन है, पुल्लिंग है। कारक कौन है, कर्ता, क्योंकि जो वह है वही कार्य भी कर रहा है, दौड़कर जाने का, इसलिए कर्ता कारक है। और गया क्रिया का कर्ता है। कौन सी क्रिया है, ये किसका कर्ता है, ये गया क्रिया का कर्ता है। क्योंकि आपको ये बताना पड़ेगा कर्ता किस क्रिया के साथ संबंधित है। जब क्रिया बताओगे तो उसका कर्ता कौन है और उसका कर्म क्या है, ये दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। फिर आते हैं दौड़कर। अब यहां पर आ रहा है दौड़कर। दौड़कर अब हम क्या बताएं क्या है दौड़कर, तो दौड़कर गया। तो अब ये सबसे पहली बात है कि ये क्रिया है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ये अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है। दौड़ कर गया, कौन सी क्रिया आ रही है, तो यहाँ तुम देख रहे क्या दौड़ कर गया, ये तो नहीं आ रहा है। हाँ, ये उत्तर आ रहा है कौन दौड़ कर गया, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कौन दौड़ कर गया, मगर क्या दौड़ कर गया, इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। अब यहाँ पर क्या दिया है, इसमें एक चीज और दिया है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक मतलब कि जो पहले में कार्य जहां खत्म हो चुका हो। अब ये काल से संबंधित हो जाता है, किससे, कारक से संबंधित। तो पहले तो अकर्मक क्रिया है और पहले हो चुका है, इसलिए यहां पर ये क्या आ रहा है, पहले हो चुका है। तो और ये संबंधित किससे है, आपका गया से संबंधित है। तो गया हमारी मुख्य क्रिया है और पहले कौन सा हो चुका है ये, तो इसलिए ये क्रिया विशेषण आएगा। कौन सा आएगा, ये क्रिया विशेषण। तो पूर्वकालिक क्रिया है और रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर गया जो हमारी मुख्य क्रिया, देखिए कंफ्यूज नहीं होएगा, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर दो क्रियाएं निकल के आ रही हैं, दौड़कर और गया, दो चीजें हैं। पहली चीज यहाँ पर समझिएगा, ऐसे वाक्य भी आपके सामने आएंगे जहां पर जिस वाक्य में दो क्रियाएं संबंधित होंगी और वो दोनों आपस में कनेक्टेड भी होंगी, मतलब एक क्रिया खत्म हो गई और दूसरी क्रिया हुई, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमको ये निकालना है कि जो क्रिया पहले हो चुकी है वो हमारी क्या कहलाएगी, कि जो पहले हो चुकी है वो क्रिया हमारी घट चुकने वाली क्रिया, क्रिया विशेषण के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने अभी इसलिए आपको बोला कि अकर्मक क्रिया है। क्यों यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा एक क्रिया ये है, फिर दूसरी क्रिया ये है। तो अगर हम तुरंत ही देख लेंगे कि कौन सी क्रिया है तो हम तुरंत बोल देंगे अकर्मक क्रिया। लेकिन जब हम ये देखा कि अरे पहले दौड़कर गया और फिर गया, दौड़ा फिर गया, तो यहाँ पर इससे मुझे ये समझ में आया कि एक क्रिया खत्म हो गई और तब दूसरी क्रिया का नाम आया। तो यहाँ पर जो चला गया वो किससे संबंधित आया, दौड़कर, इसलिए वो हो गया क्रिया विशेषण। अब यहाँ पर क्रिया विशेषण के जो भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, तो ना ये तो समय को बता रहा है, ना ये स्थान को बता रहा है, ना ही किसी परिमाण यानी कि क्वांटिटी को बतला रहा है। ये बतला किसको रहा है, रीति को, तो ये रीतिवाचक आ गया। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण में देखा कि जो मुख्य क्रिया है उससे पहले ये कंप्लीट हो चुकी है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर आ गया पूर्वकालिक क्रिया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और गया क्रिया की विशेषता को बतला रहा है। क्योंकि मुख्य क्रिया ये है तो दोनों क्रियाएं, लेकिन मुख्य क्रिया ये है और इससे संबंधित ये क्रिया आ रही है, इसलिए ये क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। फिर आते हैं गया, मुख्य क्रिया। मैंने अभी आपको बताया था ना, दो क्रियाएं हैं, इसमें एक मुख्य क्रिया है और दूसरी क्रिया, तो ये हो गया मुख्य क्रिया। चूंकि एक व्यक्ति ही है तो ये हो जाएगा एक वचन, पुल्लिंग, हो चुका है भूतकाल, कर्तवाच और करता है वह। तो समझ में आया ना। तो इसमें आपने फिर से एक नई चीज सीखी इस वाक्य में। वो नई चीज क्या थी कि हमने यहाँ पर देखा कि जब एक ही वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं तो उसमें हम किस तरीके से उस क्रिया को हम क्रिया विशेषण की संज्ञा देते हैं। क्योंकि तुरंत आप एक बैक दोगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। हमें क्या करना है, तुरंत हमें ये देखना है कि अगर दो क्रियाएं हैं तो उसमें कौन सी क्रिया पहले संपन्न हो रही है, और जो पहले संपन्न हो रही है वो अगर मुख्य क्रिया के साथ संबंधित है तो वो कहलाएगी आपकी क्रिया विशेषण, और पहले हो चुकी है इसलिए पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। आगे बढ़ते हैं। बाग में कुछ लोग बैठे थे। अब बाग क्या है, तो बाग पर्टिकुलर एक को नहीं बता रहा है, ये सारे ही बाग हैं उन सभी के बारे में बता रहा है। कितने, जितने बाग कहीं पर भी हों सभी के बारे में बता रहा है। तो ये आपका हो जाएगा जातिवाचक, मतलब सब बाग के बारे में है तो जातिवाचक संज्ञा आया।
एक वचन है क्योंकि एक ही बाघ है, तो यहां पर हो गया ये एक वचन। पुरलिंग क्योंकि बाघ क्या है, बाघ का लिंग कैसे पता करोगे, बाघ सुंदर होता है या बाघ सुंदर होती है, तो क्या हम बोलेंगे, बाघ सुंदर होता है, बगीचा सुंदर होती है ना। तो यहां पर क्या आएगा, जातिवाचक है, एक वचन है, पुरलिंग है। अब अधिकरण क्यों है, क्योंकि बाघ में लिखा हुआ, क्या लगा है, बाघ में लिखा है, तो में हमेशा कौन सी कारक का होता है, किसका चिन्ह होता है, वह अधिकरण। अधिकरण कारक की क्या पहचान है, में पर ऊपर, क्या होता है, में पर ऊपर, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका अधिकरण कारक। ठीक, नेक्स्ट आते हैं कुछ। कुछ किससे संबंधित है, लोगों से संबंधित है, ठीक है ना, कुछ किससे संबंधित है, लोगों से संबंधित है, इसलिए लोग क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता जो शब्द बतलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके विशेषण। अब यहाँ पर कुछ है, तो कुछ किसी संख्या को तो बता नहीं रहा, तो यहाँ पर अनिश्चित जो है वो संख्यावाचक है। अगर हम बोल देते 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, तो वो निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो ये हो गया अनिश्चित संख्यावाचक। इसका विशेष्य है लोग, ठीक है। अब अगर इसका लिंग निकालेंगे तो अगर मान लो अब इसमें कई चीजें मिसिंग हैं, कई चीजें इसमें नहीं लिखी हैं, अगर हम इसको निकालने पर आए तो क्या होगा, आप इसका लिंग बता सकते हो, लोग। लोग क्या होते हैं, लोग दौड़ते हैं या दौड़ती हैं, तो क्या होगा, लोग दौड़ते हैं, तो ये हमेशा कौन सा लिंग होगा, पुरलिंग होगा। भाई विशेषण का भी तो लिंग निकाल सकते हैं ना हम लोग, तो लिंग हमारा क्या हुआ, पुरलिंग। वचन क्या है, बहुवचन, क्योंकि लोग बहुवचन में हैं, लोग हमेशा बहुवचन में रहेंगे, अपने आप में बहुवचन ही रहेंगे, लोग एक तो होता नहीं है, कई सारे लोग होते हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये बहुवचन में आएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया, सही हो गया, समझ में आ गया ना। तो ये 2 चीजें नहीं निकाली थी हमने, ये 2 चीजें लगा दी। अब आते हैं लोग। लोग यहाँ पर पूरी जाति की तरफ इंडिकेशन कर रहा है, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हुआ। फिर एक पुरलिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है, क्योंकि लोगों ने वहां बैठने का काम किया है, बाग में कुछ लोग बैठे थे, तो यहाँ पर बैठे थे, तो बैठना का काम किसने किया, लोगों द्वारा संपन्न हुआ, इसलिए ये सभी हैं कर्ता कारक। अब आ जाते हैं बैठे थे। क्या बैठे थे, उत्तर नहीं मिल रहा, उत्तर किसका मिल रहा है, कौन बैठे थे वो मिल रहा है, क्या बैठे थे नहीं मिल रहा है, इसलिए ये है अकर्मक क्रिया। ये क्या है, अकर्मक क्रिया। बैठे थे बहुवचन है, लिंग है पुरलिंग, क्योंकि उसका जिससे संबंधित है, लोग से संबंधित है। जब लोग आपके पुरलिंग हैं तो आपकी क्रिया भी पुरलिंग ही होगी, तो यहाँ पर क्या आ गया, पुरलिंग। कर्तवाच्य है, क्योंकि बैठने का काम लोगों द्वारा हो रहा है, कर्ता से संबंधित है। भूतकाल है, क्योंकि बैठे थे। कर्ता कौन है इसका, लोग कर्ता है। तो इसी तरीके से हमें समझते हुए आगे बढ़ना। मैं हर बार यही बोल रही हूँ, जितना चाहो उतना प्रैक्टिस करो। ये एक ऐसा टॉपिक है, मात्र आएगा 4 मार्क्स का, लेकिन 4 मार्क्स भी तो मायने रखते हैं कि नहीं रखते हैं, तो उसको आपको देखना है। नंबर 6 है, मैं आपको कुछ रुपए दूंगा। क्या है, मैं आपको कुछ रुपए दूंगा। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है मैं। क्या है, मैं शब्द यहाँ पर क्या है, मैं है सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। उसमें क्या होगा, चूंकि मैं शामिल हूं तो ये होगा उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष होगा, उत्तम पुरुष। अब इसके बाद हम आ जाते हैं मैं हूं, तो एक वचन ही है। अब यहाँ पर रुपए दूंगा, तो दूंगा से पता चल रहा है कि ये पुरलिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमने, और कर्ता कारक है, चूंकि हम काम करेंगे, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुरलिंग है, कर्ता कारक है, और दूंगा क्रिया का कर्ता है। किसका कर्ता है, दूंगा क्रिया का कर्ता होगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपको। तो अब क्या है, मैं आपको दूंगा। अब आपको क्या होगा, आपको भी यहाँ पर किससे कनेक्टेड है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर जैसे होता है मैं रोहन को दूंगा, तो यहाँ पर ऐसा, ये आपको जो है ऐसा शब्द है जिसको हम बदलकर किसी संज्ञा को ला सकते हैं, तो इसलिए ये हो गया सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम तो हो गया, ये हमने पता कर लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमें ये देखना है
कि ये कौन सा सर्वनाम का भेद है। अब मैं आपको दूंगा तो मैं तो उत्तम पुरुष हूं और आप क्या हो गए, मध्यम पुरुष, यानी कि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। तो देखिए यहां पर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब आपको दूंगा तो सिर्फ एक ही वचन है और आपको के कारण ये पुल्लिंग प्रतीत हो रहा है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हम स्लैश लगा देंगे, डॉट की जगह हम यहाँ कॉमा की जगह स्लैश, जहाँ पर हमें लिंग का पता न चल रहा हो कि मैं आपको, यानी कि उसकी जगह आपको की जगह सीता भी हो सकती है और रोहन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो स्त्रीलिंग भी हो सकती है, पुल्लिंग भी हो सकती है। तो इस जगह पे हम पुल्लिंग स्लैश स्त्रीलिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर है आपको, तो क्या को के लिए क्या आएगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहाँ पर कौन सा आया, यहाँ पर लिखा है आपके साथ को लगा है, ठीक है, मैं कुछ रुपए दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को, तो ये कौन सा कारक है, कर्म कारक। यहाँ पर संप्रदान कारक गलत लिखा है, यहाँ पर होगा कर्म कारक, क्योंकि संप्रदान कारक की क्या पहचान है, के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपदान से संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पर ऊपर संबोधन है भोवरे। तो ये पूरा टेबल है, जैसे मुझे याद है ना वैसे आपको याद करना पड़ेगा ये सारी चीजें। तो यहाँ पर को लगा है, आपके साथ को लगा है, इसलिए संप्रदान कारक नहीं होगा। अगर के लिए लगा होता तो संप्रदान कारक होता, यहाँ पर होगा कर्म कारक। अब आते हैं कुछ, तो कुछ यहाँ पर क्या है, किसके बारे में बता रहा है, रुपए के बारे में बता रहा है। रुपए आपका द्रव्यवाचक सर्वनाम है, जातिवाचक में द्रव्यवाचक सर्वनाम है, क्योंकि पैसा जो है वो द्रव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो अब ये जो संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, इसलिए ये विशेषण है। अब ये कुछ दे रहा है तो अनिश्चित संख्यावाचक है, क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और विशेष्य है रुपए। अब विशेषण का यहाँ पर लिंग और वचन वगैरह तो बताया नहीं, तो चलो हम लिंग और वचन निकाल लेते हैं। अब लिंग और वचन सीधे सीधे कैसे निकलेगा, रुपए से निकलेगा। तो रुपए आपका क्या है, अब यहाँ पे रुपया नहीं है, रुपए है, तो ये हो जाएगा आपका बहुवचन। अब इसका लिंग क्या है, रुपए जो है वो आपका पुरलिंग में आता है, किस में आता है, पुरलिंग में, तो ये हो जाएगा पुरलिंग, ठीक। अब आते हैं रुपए। रुपए क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक में अगर हम भेद में देखें तो ये हो जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है, आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं अगर आपको पता है, तो ये है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर बहुवचन है रुपए, क्योंकि कई सारे रुपए हैं, पुल्लिंग है, ये विशेष्य है। विशेष्य किसका है, ये कुछ का विशेष्य है, और इसका विशेषण कुछ है, ये एक विशेष्य है, ध्यान रखना। फिर है दूंगा, ये दिया क्या है, दूंगा। दूंगा क्या है, क्रिया है। अब यहाँ पर क्या है, क्या दूंगा, क्वेश्चन करो, क्या दूंगा, रुपए दूंगा, आंसर मिला, सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब क्रिया में क्या है, दूंगा किससे, मैं के साथ संबंधित है, मैं एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन ही होगी। पुरलिंग है, मैं कौन हूं, पुरलिंग है, चूंकि दूंगा तो ये है पुरलिंग। कर्तवाच्य, क्योंकि मैं के द्वारा ही ये क्रिया संपन्न हो रही है। फिर आते हैं भविष्यत काल, यानी कि मैं भविष्य में दूंगा, ना मैं अभी दे रहा हूं ना दे चुका हूं, मैं दूंगा, यानी कि भविष्य में ये कार्य मैं करने वाला हूं, तो ये हो गया भविष्य काल। फिर है कर्ता, इसका कौन है, मैं, और इसमें कर्म क्या है, इसका कर्म है, इसका कर्म आप कौन लिखोगे, बताओ कर्म क्या है। अभी मैंने आपको बताया कर्म क्या है, क्या दूंगा, रुपए दूंगा, तो यहाँ पर क्या है, रुपए जो हैं वो इसका कर्म है, सिंपल, ठीक है। जो चीजें मिसिंग है उसको आप लिख सकते हो, कोई हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर, देखो इसमें कई जो चीजें मिसिंग थी वो मैंने मेंशन कर दी ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आपके पास क्वेश्चन आए तो पूरा एलिब्रेट करके आए कि हर एक चीज को पॉइंट को बताया जा रहा है, ये कोई जरूरी नहीं है। उसमें कुछ पॉइंट देगा, मान लो उसने आपको दे दिया आपको, और उसमें एक में दे दिया अन्य पुरुषवाचक, एक में मध्यम पुरुषवाचक, एक में उत्तम पुरुषवाचक, और एक में दे दिया गुणवाचक विशेषण, तो अब आपको उसमें से एक निकालना। जरूरी नहीं है कि जब हम अंडरलाइन कर रहे हैं तो हम सारी चीज़ों को बताएं, ये कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं।
नंबर 7 है, जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी। सारे ही वर्ड के नीचे अंडरलाइन है, सबको करना है। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो रेलगाड़ी मतलब गाड़ी छूट रही थी। अब जब किससे करना, सबसे पहले अंडरलाइन वर्ड है जब। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे गाड़ी छूट रही थी, सबके नीचे। अब ये जब किससे कनेक्टेड है आप मुझे बताओ। जब जो कनेक्टेड है वो हमारे पहुंचने से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? हमारे पहुंचने, यानी कि जब हम पहुंचे उससे कनेक्टेड हो रहा है। तो ये जब किससे आ रहा है हमारा कनेक्टेड? पहुंचने से। पहुंचना क्या है? हमारी क्रिया है। पहुंचना क्या है? हमारी, ध्यान रखना ये फिर वही है, इसमें 2 क्रियाएं हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जब पहुंचे तो गाड़ी छूट रही थी, तो यहाँ पर पहुंचे तो किससे कनेक्टेड है? जब से। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। जब क्या है? क्रिया विशेषण। अब ये जब जो है वो हमें क्या बता रहा है? ये हमें समय को बता रहा है। तो ये हो गया हमारा कालवाचक विशेषण और पहुंचने के समय का उल्लेख कर रहा है। सिंपल। फिर आते हैं हम। अब हम क्या हो गया बताइए? हम तो हो गया सर्वनाम हो गया, ठीक है। कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष है क्योंकि हम शामिल है, मैं उसमें शामिल हूं। अब हम में एक वचन नहीं बहुवचन, क्योंकि हम का मतलब है उसमें कई सारे लोग हैं, तो ये हो जाएगा बहुवचन। तो देखिए क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, कर्ता कारक है, क्योंकि यहाँ पे अच्छा हाँ यहाँ लिंग, अच्छा लिंग दिया हुआ है, पुल्लिंग है, और पहुंचे क्रिया का कर्ता है। कौन सी क्रिया का है? पहुंचे क्रिया, ठीक है। अब आते हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, एक जगह का नाम है, इसलिए ये आपका क्या हो गया? संज्ञा हो गया। और ये जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि हमने ये नहीं बोला आगरा रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा तो नहीं बोला। तो रेलवे स्टेशन मतलब बहुत सारे रेलवे स्टेशन आ रहे हैं ना, कोई भी रेलवे स्टेशन ले लो, तो इसलिए ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। एक वचन है क्योंकि एक ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। फिर आते हैं हम कर्म कारक। क्यों? अब यहां पर कारक तो लगा नहीं है, तो कैसे बना? हम रेलवे स्टेशन को पहुंचे थे, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका कर्म कारक, और ये है पुल्लिंग। क्लियर? अब आ जाते हैं पहुंचे। अब यहां पर देखो फिर वाक्य में आपके पास 2 क्रियाएं हैं, एक पहुंचे और छूट रही थी। 2 क्रियाएं हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 2 क्रियाएं हैं आपकी। मुख्य क्रिया यहां पर है पहुंचे, और साथ ही उसमें साथ में ही चल रही है दूसरी क्रिया छूट रही थी। तो ये हमारी कौन सी है? मुख्य क्रिया। हमारा जैसे हमारे पास देखिए, आप लोगों ने वो पढ़े ना वाक्य पढ़े ना, तो वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में हमेशा एक मुख्य उपवाक होता है, दूसरा आश्रित उपवाक होता है। तो जो मुख्य उपवाक होता है उसमें मुख्य क्रिया होती है, और उससे संबंधित जो लगातार क्रिया चल रही है, उससे पहले हो चुकी है या बाद में हुई है, वो दूसरी क्रिया आपके दूसरे आश्रित उपवाक में होती है। तो यहाँ मुख्य उपवाक की जो क्रिया है वो मुख्य उपवाक कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मुख्य उपवाक क्या है? हम रेलवे स्टेशन पहुंचे, ये हमारी मुख्य उपवाक्य है, तो इसलिए ये हमारा आ रहा है मुख्य क्रिया। अब यहाँ पर क्यों है? ये भूतकालिक है। भूतकालिक मतलब पहले जब हम पहुंचे तब तक काम हो चुका था, पहले वो काम हुआ फिर गाड़ी छूटी, तो ये भूतकालिक कहलाएगी। फिर बहुवचन है क्योंकि हम एक नहीं पहुंचे, हम बहुत सारे पहुंचे हैं। पुल्लिंग है और कर्तवाच्य है। क्यों कर्तवाच्य है? क्योंकि ये कर्ता यानी कि हमसे संबंधित है, और कर्ता कौन है? हम। गाड़ी आते हैं। गाड़ी क्या हुआ? अब यहाँ पर गाड़ी बहुत सारी हो सकती है, कोई भी गाड़ी हो सकती है। अभी तो फिलहाल हम रेलगाड़ी की ही बात कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर हम रेलगाड़ी की ही बात करेंगे। वहाँ मालगाड़ी भी हो सकती है, पैसेंजर भी हो सकती है, सुपरफास्ट भी हो सकती है, कोई गाड़ी हो सकती है, नाम तो नहीं दिया है। तो गाड़ी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में आएगी। अब गाड़ी जो है वो स्त्रीलिंग होती है, एक गाड़ी थी, एक वचन है, और छूट रही थी क्रिया का कर्ता है। फिर आते हैं छूट रही थी। छूट रही थी, क्या छूट रही थी? गाड़ी छूट रही थी, तो ये क्या होगा? सकर्मक क्रिया। अब ये भूतकाल में है, ठीक है, तो ये आपका भूतकाल हो जाएगा। सात सत्यक बोधक स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर इसका मतलब, चलो आप खाली स्त्रीलिंग लिख देना। क्यों? क्योंकि ये वर्ड बहुत डीपली जा रहा है। स्त्रीलिंग के भी उपभेद होते हैं, तो ठीक है ना, जिसमें आपका जो क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स आते हैं वो अलग होते हैं। लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग में स्त्रीलिंग्स अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये गाड़ी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, इसलिए इसको सात सत्य बोधक बोलते हैं, ठीक है।
एक वचन है, ठीक, क्योंकि एक ही गाड़ी छूट रही थी। कर्तवाच्य है और अन्य पुरुष है, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, जब हम पहुंचे तो गाड़ी छूट रही थी, हम गाड़ी के बारे में बात करें, हम आपसे बोल रहे हैं और वो थर्ड पर्सन है, तो इसलिए ये अन्य पुरुष है और इसका कर्ता गाड़ी है। तो ध्यान रखना यहाँ पर एक साथ दो सेंटेंस है और दोनों ही सेंटेंस को अलग अलग हमें आइडेंटिफाई करना है। पहुंची क्रिया उसके साथ संबंधित है और छूट रही थी इस वाक्य गाड़ी के साथ संबंधित है। ठीक है, हो गया यहाँ पर। नंबर 8 है, भारतीय सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं और शत्रुओं को सबक सिखाते हैं। बहुत लंबा सेंटेंस है और सबका करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आ रहा है भारतीय। भारतीय किसके साथ संबंधित है, आप बताइए? सैनिक के साथ संबंधित आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, एक गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि भारतीय जो है वो सैनिकों की क्वालिटी को बता रहे हैं, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। ठीक है, फिर आते हैं हम, भारतीय कौन है, सैनिक। ठीक है, अब सैनिक का जो लिंग होगा वही भारतीय का होगा। अब सैनिक यहाँ ना स्त्री सैनिक होता है, स्त्री भी सैनिक ही होती हैं, और अगर पुल्लिंग है तो भी सैनिक होते हैं, तो इनको हम पुल्लिंग में रखते हैं। सैनिक क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, तो इसलिए भारतीय भी पुल्लिंग होगा। बहुवचन है, क्यों, क्योंकि सैनिक यहाँ बहुवचन में है, इसलिए भारतीय भी पुल्लिंग में होंगे। और इसका विशेष्य है सैनिक। इसका विशेष्य कौन है, सैनिक, क्योंकि ये सैनिक की विशेषता बतला रहा है। अब आ जाते हैं सैनिक। यहाँ पर सैनिक क्या है, बहुत सारे क्या कहते हैं लोगों के बारे में, कोई भी सैनिक हो सकता है, ठीक है ना, भारतीय सैनिक। तो यहाँ पर जो है सैनिक रण क्षेत्र में, यहाँ एक सैनिक नहीं बहुत सैनिक के बारे में बात हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। अब सैनिक जो है वो समूह में भी होते हैं, तो ये आपका समूहवाचक संज्ञा भी हो सकता है। ठीक है, तो जातिवाचक आप समूहवाचक यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई। बहुवचन है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे सैनिक रण क्षेत्र में वीरता दिखाते हैं, तो ये आप क्रिया देख रहे हो बहुवचन में है, तो बहुवचन है। सैनिक पुल्लिंग है, कर्ता कारक है क्योंकि उनके द्वारा काम हो रहा है, और दिखाते हैं क्रिया का कर्ता है, दिखाते हैं क्रिया का कर्ता है। फिर आते हैं रण क्षेत्र में। रण क्षेत्र क्या है, रण क्षेत्र पर्टिकुलर एक जगह का नाम है, बैटल ग्राउंड। ठीक है, बैटल ग्राउंड एक जगह का नाम है, तो ये आपका अब रण क्षेत्र पानीपत का भी हो सकता है, आप भारत चीन बॉर्डर का भी हो सकता है, भारत पाक बॉर्डर का हो सकता है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर का हो सकता है, तो कई सारे बॉर्डर्स है ना हमारे, तो रण क्षेत्र तो कई सारे हो सकते हैं, तो इसलिए ये क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। अब एक वचन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर रण क्षेत्रों में नहीं लिखा है, क्या है, एक रण क्षेत्र में है, इसलिए ये एक वचन है। पुल्लिंग है और अधिकरण कारक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर में लगा है। में कौन से कारक की पहचान है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपदान से संबंध का की के रारी रे अधिकरण में पर ऊपर, तो अधिकरण में क्या आया, में पर ऊपर, तो यहाँ पर है में, इसलिए यहाँ पर अधिकरण कारक है। ठीक, अब आते हैं वीरता। वीरता क्या है, ये एक भाव है, इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा। एक वचन है, क्यों, क्योंकि वीरता जो शब्द आ रहा है, भाई हम कहेंगे इतने सारे सैनिकों की वीरता है तो बहुवचन में होना चाहिए, नहीं, भाव जो है वो हमेशा एक वचन में ही रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन है। अब यहाँ पर वीरता दिखाई जाती है, ना कि दिखाया जाता है। ठीक है, क्या है, वीरता दिखाई जा, यहाँ पर दिखाते से मत इसको कनेक्ट करो। अब जैसे वीरता है, वीरता का लिंग पता करना है तो क्या बोलोगे, मैंने हमेशा आपको बताया है, किसी भी शब्द का अगर आपको लिंग पता करना है तो बेस्ट वे है कि उससे संबंधित आप एक सेंटेंस बना लो। तो सेंटेंस हमारा क्या है, वीरता दिखाई जाती है, हम ये नहीं बोलते वीरता दिखाता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, हम वीरता स्त्रीलिंग में आएगी। कर्म कारक है, कर्म कारक क्या है, वीरता को दिखाते हैं। अब वीरता के साथ यहाँ पर कोई कारक तो लगा नहीं है, मैं पहले भी बोल रही हूँ बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कारक नहीं लगा होता, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको वहाँ पर
प्रेजेंट करना, चीजों को मतलब एज्यूम करते हुए काम करना है। तो कोई भी कारक लगा के देखो, जो सेट बैठता है वही वहां पे कारक होगा। ठीक है, तो यहाँ कर्म कारक है। मोस्टली कर्म कारक हिडन रहता है, ध्यान रखना, कर्म कारक और कर्ता कारक हिडन रहता है और बाकी सारे कारक जो हैं वो शो करते हैं। ठीक है, सारे कारक शो करेंगे, लेकिन कर्म और कर्ता कारक का विभक्तियां शो नहीं करती, मोस्टली नहीं करती, तो उनको हमें एज्यूम करना पड़ता है। अब आते हैं दिखाते हैं। अब दिखाते हैं ये जो है ये आपका क्या है, क्रिया है। क्या है, क्रिया है। हमने निकाल लिया, क्या दिखाते हैं, वीरता दिखाते हैं, तो ये हो गई सकर्मक क्रिया। अब दिखाते किस, इसका कर्ता कौन है, भारतीय सैनिक, जो अपने आप पे बहुवचन है, बहुवचन पुल्लिंग, कर्तवाच्य, क्योंकि यहां पर सैनिकों द्वारा ये कार्य हो रहा है। वर्तमान कालिक कर्ता सैनिक है। वर्तमान कालिक कर्ता का मतलब क्या हुआ, में देखिए हम कह रहे हैं ना, भेद, कोई भी चीज़ों के उपभेद भी बहुत सारे होते हैं। मैंने तो आपको इनिशियल लेवल पर चीज़ें समझाई हैं, अगर डीपली जाएंगे तो उन उपभेदों के भी भेद होते हैं, तो उन तक हम नहीं पहुंच रहे हैं, तो परेशान नहीं होइए। तो यहाँ पर आप खाली लिख सकते हैं कर्ता सैनिक है, सिर्फ इतना लिख दो। और कर्म जो है कौन है, कर्म वीरता है। इसका कर्म जो है वो कौन है, वीरता है। सिंपल, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरे वाक्य पे, मतलब दूसरा और यहां पर क्या है आप बताओ, और यहां पर दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये क्या होगा, समुच्चयबोधक समानाधिकरण अव्यय है। ये देखिए यहां पर क्या है, समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, दो वाक्यों को जोड़ने का वाला है। ठीक है, बस अव्यय में हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता है। फिर आते हैं शत्रुओं को, तो शत्रु कौन है, ये भी संज्ञा हुई, जातिवाचक संज्ञा हुई, को लगा है तो क्या हो गया, कर्मकारक है। शत्रु कौन है, बहुवचन है, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। देखिए क्या है यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, कर्मकारक है, पुल्लिंग है। सिंपल हो गया ना। फिर है सबक, सबक वहां पे दिया है। सबक क्या है, ये सबक जो चीज होती है वो भाव होता है। क्या होता है, भाव। तो ये किस में आ गया, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने बोला भाव हमेशा एक वचन में ही रहेंगे, ईमानदारी हो, कंजूसी हो, कोई भी भाव हो हमेशा एक वचन में रहेगा, तो ये एक वचन है। तो यहाँ पर किसके साथ संबंधित है सबक, शत्रुओं के साथ, इसलिए ये पुल्लिंग रहेगा और कर्मकारक है। सबक को सिखाते हैं, ठीक है ना, सबक को सिखा रहे हैं वो लोग, इसलिए कर्मकारक है। अब सिखाते हैं, सिखाते हैं क्या, क्रिया है। क्या सिखाते हैं, सबक सिखाते हैं, इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया। अब यहाँ पर सिखाते हैं, ये देखिए हैं आ रहा है, इसलिए ये बहुवचन होगा। सिखाते पुल्लिंग है। कर्तवाच्य है, कौन सिखा रहे हैं, वो सैनिक सिखा रहे हैं, कर्तवाद है। वर्तमान कालिक कर्ता सैनिक है, यानी कि इस समय प्रेजेंट टाइम में है। ठीक है, और इसका कर्म कौन है, वो सबक है। कर्म कारक कौन है, इसका कर्म कौन है क्रिया का, वो है आपका सबक। सिंपल, ठीक है ना। बहुत लंबा था ये एक्सप्लेनेशन, लेकिन हमने कर दिया। ठीक, अब आते हैं नंबर 9। उस गमले में 3 फूल खिले हैं। क्या है, उस गमले में 3 फूल खिले हैं। अंडरलाइन वर्ड है, उस गमले में 3 फूल खिले, मतलब सभी चीजों के नीचे अंडरलाइन है। चलिए देखते हैं, उस किसके साथ संबंध आ रहा है, गमले के साथ संबंधित आ रहा है। ठीक है, अब आप अगर पता करो कि भाई ये उस शब्द तो बेसिकली सर्वनाम पर होता है, उसकी जगह पर आप कोई संज्ञा शब्द रख के देख लो। ठीक है, संज्ञा शब्द रख के देखो, उसके साथ जगह आप संज्ञा शब्द नहीं रख पाओगे, उसकी जगह आप रख दोगे लाल गमला, पीला गमला, हरा गमला रख सकते हो, तो उसकी जगह विशेषण शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन आप कोई भी संज्ञा शब्द इस्तेमाल नहीं रख पा रहे हैं, तो इसलिए सीधे सीधे ये क्या है, विशेषण है। अब चूंकि उस मोस्टली सर्वनाम के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये होता है सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है ये, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो ये हो गया आपका सार्वन, क्योंकि हम सर्वनाम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। उस जो है एक गमले में, गमला हमने गमले, अब ये मत समझो कि ये बहुवचन है, गमला या गमले ये हम वाक्य के हिसाब से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ गमले जो हैं वो किस, गमले जो है एक ही गमले में है, एक गमला है, फूल जो है वो बहुवचन है, इसलिए है आ रहा है। तो गमला कौन है, एक ही है यहाँ पर, तो वो एक वचन है, पुल्लिंग है और इसका विशेष्य गमला है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आते हैं गमले में। गमला क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। गमला क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि कोई भी गमला हो सकता है, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, में लगा है तो अधिकरण कारक है। सिंपल ना। तो देखो क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, अधिकरण कारक है और पुल्लिंग है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं तीन। अब तीन क्या है? तीन किससे संबंधित है? फूल से संबंधित है। फूल संज्ञा है। फूल क्या है? संज्ञा है। फूल की संख्या बता रहा है तीन, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक, आपका विशेषण हो गया। और ये नंबर्स बता रहा है तो संख्यावाची, और निश्चित संख्या बता रहा है तो ये हो जाएगा निश्चित संख्यावाची विशेषण। क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाची विशेषण है। तो यहां पर आप देख रहे हो तीन के साथ निश्चित संख्यावाची विशेषण लगा हुआ है। फिर यहाँ पर फूल क्या है? पुल्लिंग है, इसलिए आपका तीन भी पुल्लिंग होगा, विशेष इसका फूल है। अब वचन आप बोलोगे तीन फूल खिलते हैं। अब फूल जो है वो बहुवचन में भी फूल इस्तेमाल होता है और एक वचन में भी फूल इस्तेमाल होता है। तो इस समय हम फूल की अगर देखेंगे तो फूल जो है वो बहुवचन के रूप में आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसे बहुवचन। ध्यान रखना। कैसे आप पता करो? देखो यहां पर हम बोले उस गमले में तीन फूल खिले हैं, तो यहां जो हैं से पता चल रहा है कि ये फूल जो है बहुवचन में। अगर हम बोल देते उस गमले में तीन फूल खिला है तो गलत हो जाता। यहां तीन फूल, फूल तो बहुवचन है क्योंकि एक नहीं तीन के बारे में बात हो रही है, इसलिए ये किस में आएगा? बहुवचन में आएगा, तो इसलिए यहां पर बहुवचन रहेगा। नेक्स्ट आते हैं फूल। जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा फूल है ये तो दिया नहीं, फूल सारी ही जातियों को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, कर्ता कारक है क्योंकि खिलने का काम उसी के द्वारा हो रहा है और खिलना क्रिया का कर्ता है। जो इसमें मेंशन नहीं किया है उसका वचन तो आप आगे मेंशन कर दो, ये एक बहुवचन है, ठीक। चलिए आगे आते हैं। खिले हैं। खिले हैं क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब हम पूछें कि क्या खिला है, तो यहां पर क्या खिला हुआ है? फूल खिला है। क्या खिला है? फूल खिला है, तो सकर्मक क्रिया है। सिंपल सी बात है, ये क्या है? एक सकर्मक क्रिया है। वर्तमान कालिक है, यानी कि अभी खिले हुए हैं, ये समय जो बता रहा है। जैसे हम बोलेंगे ना वर्तमान काल है, अब क्रिया जो है वो क्या है? सकर्मक क्रिया है। अगर हम काल पूछेंगे तो ये काल कौन सा है? ये वर्तमान काल, इसीलिए वर्तमान कालिक बोला गया। वर्तमान काल बोलिए या वर्तमान कालिक बोलिए, ठीक है। पुल्लिंग है क्योंकि फूल अगर पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग रहेगा। कई फूल है, बहुवचन है और कर्तवाच्य। क्यों? क्योंकि खिलने का काम फूलों द्वारा हो रहा है और खिले हैं फूल से कनेक्टेड है, इसलिए यहां पर आएगा आपका कर्तवाच्य। नंबर 10 आते हैं। वीरों की सदा जीत होती है। किसकी जीत होती है? वीरों की सदा जीत होती है। अंडरलाइंड वर्ड है वीरों की, दूसरा वर्ड है सदा, तीसरा है जीत और चौथा है होती है, ठीक है। तो जितने भी वर्ड आप अंडरलाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो उतने अंडरलाइन करके प्रैक्टिस करो, यकीन मानो परफेक्ट हो जाओगे इस काम में। हाँ, सारे भेद उपभेद सब कुछ याद हो जाएगा आपको। यहाँ पर है वीरों की। अब वीर कौन हुए? अब यहाँ तो संपूर्ण वीरों की बारे में बात हो गई है ना, तो यहाँ पर हम इसको जातिवाचक संज्ञा में लेंगे। अब चूंकि इस वीरों में बहुत सारे वीर आ रहे हैं तो ये समूहवाचक में भी आ सकता है। तो चलिए इतनी डीपली ना जाके आप इसे जातिवाचक में भी लिख दो। बहुवचन में है क्यों? क्योंकि ये कई वीरों के बारे में बता रहा है। तो ये हो गया बहुवचन। अब वीरों जो है वो क्या आता है? वीर होती है कि वीर होता है? सिंपल है, वीर बताओ होती है कि वीर होता है? वीर होता है, इसलिए ये हमेशा पुल्लिंग में रहेगा, तो हमने यहां पर पुल्लिंग लगा दिया। संबंध कारक है। क्यों? क्योंकि इसके साथ की लगा हुआ है ना, तो इसलिए ये हो गया संबंध कारक। और यहां पर जो जीत है उस शब्द के साथ ही ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पर शब्द जीत है, क्यों? संबंध कारक जो है वो जीत से कनेक्टेड है, इसलिए शब्द जीत दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सदा। क्या होता है? सदा। सदा किससे कनेक्टेड है? क्रिया से कनेक्टेड है। होती है से कनेक्टेड है, तो ये क्या हुआ? क्रिया विशेषण। अब ये हमेशा बता रहा है, समय बता रहा है, इसलिए ये क्या होगा? आपका
कालवाचक क्रिया विशेषण। तो सही क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया है इसका काल, काल का बोध करा रहा है, यानी कि समय का बोध करा रहा है। फिर आते हैं जीत। क्या कराते हैं? जीत। तो जीत क्या है? वो एक फीलिंग है, हम लोग फीलिंग करते हैं ना, फील करते हैं, तो वो क्या है? फीलिंग है। तो ये भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग होती है, एक वचन। मैंने हमेशा बताया भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन रहेगी, ध्यान रखना। ये नहीं है कि हम बोलेंगे लोगों की ईमानदारी होगा तो लोग बहुवचन में होंगे, लेकिन ईमानदारी एक ही वचन में रहेगा। एक वचन। कर्ता कारक है यहाँ पर। क्यों? जीत कर्ता कारक है क्योंकि यहाँ पर कार्य हो रहा है, जीत किया जा रहा, जीत हो रही है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। अब आते हैं होती है। होती है क्या होगा? यहाँ पर क्रिया है, ठीक है। अब यहाँ पर वीरों की सदा जीत होती है, तो कर्ता तो यहाँ पर वीर है, और यहाँ पर हम पूछें कि क्या होती है, तो आपको उत्तर मिल रहा है क्रिया होती है, मतलब क्या? जीत होती है। तो ये सकर्मक क्रिया रहेगी, लेकिन यहाँ गलत दिया, कर्मक क्रिया नहीं, ये सकर्मक क्रिया है, ठीक है। क्योंकि हमें मिल रहा है ना आंसर, हम अगर पूछें क्या होती है तो हमें आंसर मिल रहा है जीत होती है, इसलिए ये क्रिया है। एक वचन है, स्त्रीलिंग है, और वर्तमान काल है, ठीक है, और कर्तवाच्य। सिंपल, समझ गए ना? नंबर 11, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। क्या है? इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है। अब इसमें हमें अंडरलाइन वर्ड है, इस संसार में ईमानदारी दुर्लभ है, तो सभी कुछ अंडरलाइन है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले इस आ रहे हैं। अब इस जो है वो किससे कनेक्टेड है? संसार से। अब उसकी जगह या तो आप कोई विशेषण लिख लो या कोई सर्वनाम संज्ञा रख के देख लो। अगर विशेषण सेट बैठता है तो ये आपका विशेषण हो जाएगा, और अगर सर्वनाम संज्ञा सेट बैठती है तो ये सर्वनाम हो जाएगा। अब इसकी जगह कोई संज्ञा शब्द बताओ, कोई भी संज्ञा शब्द बताओ, कोई संज्ञा शब्द इसकी जगह नहीं बैठेगा। ये आपका क्या रहेगा? हमेशा आपका ये किसके साथ आ रहा है? विशेषण के साथ आ रहा है। संसार जो है के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो ये विशेषण है। अब इस जो है वो सर्वनाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो वो होगा आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या कहलाया जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। हो गया ये सार्वनामिक विशेषण। अब इस संसार एक वचन है तो ये भी एक वचन रहेगा। संसार पुल्लिंग होता है, एक वचन ही रहेगा। और किसके साथ है? संसार का विशेष्य, संसार इसका विशेष्य है। नेक्स्ट आते हैं संसार में। अब संसार में क्या है? संसार जो दिखा रहा है ये कई संसार, जैसे हम लोग के यहाँ होता है क्या कहते हैं, देवलोगों का संसार, ठीक है, चिड़ियों का संसार, पशुओं का संसार, कई तरह के संसार होते हैं, तो उसमें ये तो नहीं दिया है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। तो हमने लिख दिया जातिवाचक संज्ञा। अब एक वचन है क्योंकि एक ही संसार की बात करी जा रही है, कई संसारों की बात नहीं करी, संसार हुए संसारों थोड़ी ना है, इसलिए ये हो गया आपका एक वचन। पुल्लिंग है और अधिकरण कारक है। क्यों? क्योंकि संसार के साथ यहाँ पर में लगा हुआ है, इसलिए ये हो गया अधिकरण कारक। ईमानदारी, ईमानदारी भाव है, भाववाचक संज्ञा रहेगी। फिर उसके बाद ये क्या हो गया? एक वचन हो गया। अब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग कैसे आएगा बताइए? ईमानदारी होती है या ईमानदारी होता है? सही क्या है? ईमानदारी होती है, तो ये स्त्रीलिंग में आएगा। ये देखिए भाववाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, इसका विशेष विशेषण है दुर्लभ। ईमानदारी किसका है? दुर्लभ का, ठीक है, दुर्लभ इसका विशेषण है। फिर आते हैं दुर्लभ। अब दुर्लभ किससे कनेक्टेड है? ईमानदारी से कनेक्टेड है, ठीक है ना। ईमानदारी संज्ञा है तो दुर्लभ क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। अब ईमानदारी की विशेषता बता रहा है कि बड़ी दुर्लभ है, इसलिए ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण लिख दिया। जब ईमानदारी एक वचन है तो दुर्लभ भी एक वचन ही रहेगा, ईमानदारी पुल्लिंग है तो दुर्लभ भी पुल्लिंग रहेगा, और इसकी विशेष्य है ईमानदारी। बस आपको देखना है एक शब्द दूसरे शब्द में किससे कनेक्टेड है, मेन यही चीज़ है। और विशेषण और सर्वनाम में क्या चीज़ें आ रही हैं, इसको देखने के लिए बेस्ट तरीका है कि उसकी जगह कभी कोई संज्ञा रख कर देख लो और या विशेषण रख कर देख लो। सिंपल, जो आएगा वही आपका यहाँ पर सही तरीका होगा। नंबर 12 है अरे आप आ गए, और वर्ड है खाली 2 अंडरलाइन, अरे
और आप। अरे के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह है तो सीधे सीधे क्या है, ये विस्मयादि बोधक। अरे आप आ गए तो ये आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। सिंपल किसको प्रकट कर रहा है, आश्चर्य, यानी कि विस्मय, जिसमें हम भौचक्के से रह गए। तो सिंपल क्या है, यहाँ पर विस्मय लिखिए या आश्चर्य लिखिए, बात एक ही है। ठीक है, तो ये विस्मयादि बोधक अव्यय है और विस्मय के भाव को प्रकट कर रहा है। या आप ये भी लिख सकते हो, अगर विस्मय का भाव आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल लिख सकते हो आश्चर्य का भाव प्रकट करें। अरे आप आ गए, मतलब यहाँ इसका मतलब क्या है कि हम थोड़ा आपको देखकर चौंक गए, इसलिए हमें आश्चर्यचकित हुए कि अरे आप आ गए। फिर आते हैं आप किसके साथ कनेक्टेड है, आप जो है वो क्यों क्या आ रहा है, आपके लिए हम बोल रहे हैं, तो आप तो हो गए क्या, सर्वनाम हो गए। तो सर्वनाम का कौन सा भेद आया, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद आया, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में के भी 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैं, आप और वो, तो आप है, आप कौन हुए, मध्यम पुरुष। तो समझ में आया, ये सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है और मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये देखिए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आप यहाँ पर सिर्फ एक ही हैं, सिर्फ आपके लिए बात हो रही है, आप सभी नहीं बोल रहे हैं, हम आप बोल रहे हैं। तो आप हमारा हुआ एक वचन में। आप आ गए, हमने ये नहीं बोला अरे आप आ गई, हमने ये नहीं बोला, हमने बोला अरे आप आ गए, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये एक पुल्लिंग है, पुल्लिंग है और आप ही के द्वारा कार्य संपन्न हो रहा है, यानी कि आप कर्ता कारक है। कौन है आप, कर्ता कारक। तो हमने यहाँ लिख दिया कर्ता कारक। देखा कितनी आसानी से मैंने यहाँ पर आपको कितने, करीबन 12 जो हैं वो वाक्यों को हल करा दिया। लेकिन अभी यहाँ पर एक्सरसाइज खत्म नहीं हुई है, अभी एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए और है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो छोटी है, ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास जो सेंटेंस आ रहे थे उसमें हम सारे ही वर्ड्स को अंडरलाइन करके लिख रहे थे, लेकिन अब पर्टिकुलर सिर्फ एक जो पद है वो अंडरलाइन है और उसके नीचे जितने भी है वो हमें मार्क करके बताने हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित अंशों का पद परिचय कीजिए। अब हमारे पास कुछ वाक्य हैं और उसमें जो अंडरलाइन है वो बताना है, सिर्फ एक एक वर्ड अंडरलाइन है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या है, आज भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, अंडरलाइन वर्ड है आज। अब आज जो बता रहा है, आज क्या बता रहा है मुझे बताओ, आज वो आपका क्रिया विशेषण बता रहा है। अब यहाँ आज को कैसे हम बताएंगे, हो गया से कनेक्टेड है, आज किससे कनेक्टेड है, हो गया से कनेक्टेड है। आज किससे कनेक्टेड आ रहा है, हो गया से कनेक्टेड आ रहा है। देखिए तो हो गया हमारा क्या है, क्रिया है, तो ये आज क्या हो गया, अव्यय हो गया। पहली बात तो क्या है, ये एक अव्यय है, सबसे पहले अव्यय हमने निकाल लिया। फिर ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि कब हो गया, आज से, तो क्रिया विशेषण है। अब ये समय को बता रहा है, किसको बता रहा है, समय को, यानी कि ये कालवाचक है और इसकी क्रिया क्या है, होना। क्या है इसकी क्रिया, होना। तो इस तरीके से हम एक एक वर्ड सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व कर ले, क्योंकि अव्यय में हमें ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ता। हो गया ये। अब आ गए हम खा, यानी कि दूसरे में। यहाँ क्या दिया है, यह घर आजकल खाली पड़ा हुआ है, अंडरलाइन वर्ड है आपका यह। अब यह हमारा क्या रहेगा, सबसे पहली बात ये है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया है, हम मानते हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या रहेगा, ये सबसे पहले ज़रूरी है। कैसे, देखिए सबसे पहले आप देख रहे हैं, यह घर आजकल खाली पड़ा हुआ है, यह किससे संबंधित है, यह किससे संबंधित है, घर से संबंधित है। तो जाहिर सी बात है कि यह जो है वो आपका संज्ञा से संबंधित है, तो संज्ञा से संबंधित जो हुआ विशेषण हुआ। लेकिन अभी भी आपको डाउट है, क्योंकि ये तो एक सर्वनाम शब्द है, तो इसे हम विशेषण में कैसे ले सकते हैं, सिंपल सी एक चीज़ करें, इसे हम विशेषण में कैसे ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक तरीका बताया था ना, कि जिसमें भी आपको डाउट है कि ये खास तौर से आपका सर्वनाम और विशेषण जैसे ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो उसमें आपको दिक्कत आएगी, तो उसमें आपके साथ जो भी वर्ड है उसकी जगह हटाकर आप कुछ लगाने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको लग रहा है ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम जब हटाओगे तो उसकी जगह संज्ञा लग सकता है, और अगर विशेषण है तो विशेषण में जैसे यह लगा है तो बड़ा घर है, छोटा घर है, कुछ ऐसे करके आएगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर यह की जगह हमने यहाँ क्या लगा दिया, छोटा घर लगा दिया। ठीक है, हम यहाँ पर लगा सकते हैं, बड़ा घर लगा सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें जो हैं यह की तरह, यह की जगह रिप्लेस हो सकती हैं, रिप्लेस हो सकती हैं। तो
तो ये छोटा बड़ा क्या है, ये घर की विशेषता होगी। लेकिन अब यह तो होता है सर्वनाम। अब सर्वनाम को अगर हम हटाते हैं तो उसकी जगह हम संज्ञा लगाएंगे। तो चलो लगाओ, संज्ञा लगा के देखो, कोई भी संज्ञा लगा लो। अब जैसे संज्ञा शब्द है घर है, तो घर की जगह अगर संज्ञा लगा, घर के साथ अगर कोई संज्ञा लगाओगे तो क्या आएगा, यह की जगह हम कुछ लगाना चाहें, बैठ पाएगा कुछ? कुछ नहीं बैठ सकता। हम किसी चीज़ का नाम भी लगा लें, कुछ भी कर लें, तो यहाँ पर वो बैठेगा ही नहीं। हम जैसे हमने बोल दिया यहाँ लकड़ी का घर हो सकता है, घर क्या हो सकता है, लकड़ी का घर हो सकता है, छोटा हो सकता है। हम ये तो नहीं बोल सकते ना, अगर ये हो सकता मोहन का घर होता, लेकिन यहाँ बीच में का नहीं है इसलिए हम नहीं लगा सकते, ठीक है ना। मोहन संज्ञा शब्द है, हम लगाते तो उसके बीच में हमें विभक्ति लगानी पड़ेगी का, तो यानी कि ये एक विशेषण शब्द है। क्या है ये, यह एक विशेषण शब्द है। अब चूंकि यह सर्वनाम होता है लेकिन इस जगह पर वो विशेषण की तरह इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये होगा सार्वनामिक विशेषण। क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। अब यहाँ लिखा है सार्वनामिक क्रिया विशेषण, ये मिस्टेक है, ये होगा सार्वनामिक विशेषण। अब आपको अगर इसका लिंग निकालना है तो कैसे हमने बताया था, जो भी विशेष्य है उसका जो भी लिंग होगा, वचन होगा, वही आपका विशेषण का भी लिंग और वचन होगा। अब जैसे यहाँ पर घर, घर क्या है, वो हमेशा एक वचन है, यहाँ तो घर ही एक वचन है, पुरलिंग ही होता है घर, घर क्या होता है, पुरलिंग होता है। तो सिंपल है, ये एक पुरलिंग होगा और एक वचन है। इस यह का विशेष्य क्या है, घर है, ठीक है, यह का विशेष्य क्या है, घर है। देखिए ये बहुत ही ट्रिकी चीज़ है, ध्यान रखना, इसमें आप लोग फंसोगे ही फंसोगे। जहाँ पर सर्वनाम जो है विशेषण के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका सबसे आसान तरीका मैंने आपको यही बताया है कि अगर आप कंफ्यूज हो तो उसकी जगह पर आप शब्दों को रिप्लेस करने की कोशिश करो, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये विशेषण है या ये सर्वनाम की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है। अब यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है बढ़ता। बढ़ता क्या होता है, बढ़ता जाहिर सी बात है क्रिया है। क्या है, बढ़ता क्या है, एक क्रिया है। अब हम ये बोलेंगे कि क्रिया कौन सी है, सिंपल सी बात है, हम पूछेंगे कि क्रिया कौन सी है। शुक्ल पक्ष में चांद निरंतर बढ़ता है। अब हमें नहीं पता कि बढ़ता है क्या है। देखिए यहाँ पर आपको कई चीज़ें अभी जो है वो मिस्टेक में दिखाई देंगी। ये उत्तर दिया तो है लेकिन ये 100% सही है कि नहीं है, इसे हमें जांचना है, इसीलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीज़ें बता रही हूँ। अब क्रिया के साथ मैंने अकर्मक सकर्मक निकालने के लिए क्या तरीका बताया था, सिंपल मैंने तरीका बताया था कि आपको क्या करके प्रश्न करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पूछेंगे कि क्या बढ़ता है, तो आपको आंसर मिल रहा है, बिल्कुल आंसर मिल रहा है, वो बढ़ता है, चांद बढ़ता है। तो यानी कि ये क्या है, गलत है, ये होगी आपकी सकर्मक क्रिया। क्या है क्रिया, सकर्मक क्रिया है। फिर उसके बाद आते हैं, ये क्रिया हो गई, कर्तवाच्य है क्योंकि बढ़ रहा है, वर्तमान काल है, बढ़ता है में है, एक वचन है क्योंकि चांद एक ही है, अन्य पुरुष में इसलिए आ रहा है। देखो अन्य पुरुष में आपको पहले भी समझा चुकी हूँ अन्य पुरुष क्यों इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं बात कर रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, शुक्र पक्ष में चांद निरंतर घटता बढ़ता रहता है, निरंतर बढ़ता है, हम ये बोलेंगे। तो हम और आप बात कर रहे हैं, तो हम किसी और के लिए बात कर रहे हैं, हम चांद के लिए बात कर रहे हैं, तो चांद हमेशा क्या रहेगा, थर्ड पर्सन रहेगा। हम दोनों के बीच में वो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसलिए वो अन्य पुरुष में आ रहा है। अब यहाँ बढ़ता है, क्या बढ़ता है, चांद बढ़ता है। तो चांद हमारा क्या है, ये कर्म है ना कि कर्ता है। क्या है, ये कर्म है, कर्ता नहीं है। क्लियर, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आ रहे हैं, आपने गरीबों की मदद करके अनुकरणीय कार्य किया है। अब यहाँ पर क्या है, आपने, क्या है, आपने शब्द दिया है। अब आपने क्या होता है, चलो बताओ, आपने गरीबों की मदद करके, तो आपने का मतलब क्या हो गया, आप, ठीक है। आप, पहली बात तो हम आपसे बात करें तो आप हैं कर्ता, क्योंकि ने लगा हुआ है तो सीधे सीधे ये क्या है, कर्ता है, ठीक है, कर्ता कारक है। अब आप क्या होगा, जाहिर सी बात है सर्वनाम है, सर्वनाम है और क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप है तो मध्यम पुरुष है, तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। तो देखिए यहाँ पर सर्वनाम तो है, ये देखिए मध्यम पुरुष है। दूसरा हमने बताया था कर्ता कारक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ने लगा है।
अब यहाँ पर आपको दिया गया है आर्द्रार्थ, हम बोल रहे हैं, आपने बोल रहा है तो मतलब हम आपके आदर कर रहे हैं, इसलिए ये एक एडिशनल आर्द्रार्थ दे दिया, ठीक है। फिर एक वचन है, क्योंकि आप ही है खाली, आप जो है वो एक वचन है, तो एक वचन कह दिया, पुल्लिंग है। फिर आते हैं किया है, क्रिया का करता है। अब ये किसका करता है, ये करता है किया का है, तो वही यहाँ पर क्या दिया है, क्रिया है, क्रिया का करता है। तो इस तरीके से जो भी शब्द हम जिसका पद परिचय कर रहे हैं उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है, कर्ता का संबंध है, कर्म का संबंध है, ये हमें सारा बताना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं बताएंगे ना तो गड़बड़ी हो जाती। क्योंकि जब मैंने आपको पद परिचय समझाया था तो क्लियर किया था ना कि इसका संबंध इसके साथ आपको बताना पड़ेगा कि क्या है। अब नेक्स्ट आ गए, शाम 5 बजे ही गाड़ी छूट चुकी थी। शाम 5 बजे ही गाड़ी छूट चुकी थी। अंडरलाइन वर्ड है गाड़ी। अब गाड़ी क्या है, गाड़ी क्या है, एक संज्ञा शब्द है, ठीक है, एक व्हीकल का नाम दे रहा है, तो ये एक संज्ञा शब्द है। अब इस गाड़ी के अंदर सारी ही गाड़ियां आ जाती हैं। अब यहाँ तो मेंशन नहीं है कि ये रेलगाड़ी है, कि मालगाड़ी है, कि बैलगाड़ी है, कि घोड़ा गाड़ी है, कि मोटर गाड़ी है, कि बस गाड़ी है, क्या है नहीं पता, तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरी चीज, गाड़ी छूट चुकी थी, एक वचन है। गाड़ी क्या होता है, स्त्रीलिंग होती, गाड़ी छूटती है ना कि गाड़ी छूटता है, तो ठीक है, गाड़ी क्या हो गई, स्त्रीलिंग हो गई। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर कर्ता कारक है, क्योंकि उसने छूटने का काम किया है, तो यहाँ पर वो छूट गई, कर्ता कारक है। अब छूट चुकी थी, क्रिया का करता है। सिंपल, कुछ नहीं है, देखिए फटाफट निकालिए। आपको अगर शब्द पता है कि वो क्या है तो उसको निकालने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अब आते हैं, धीर पुरुष मुसीबत में विचलित नहीं होते। अब यहाँ पर विचलित क्या है, अब बताइए विचलित क्या है। सबसे पहले विचलित नहीं होते, विचलित होना तात्पर्य क्या है, विचलित एक क्रिया है, क्या है, एक क्रिया है जिसको हम बोलते हैं परेशान होना भी, ठीक है। तो विचलित होना क्या हो गई, एक क्रिया हो गई। अब क्रिया अकर्मक है या सकर्मक है, इसको किस तरीके से निकालेंगे, सिंपल है, क्या क्या कहते हैं, हम बोलेंगे विचलित नहीं होते। क्या विचलित नहीं होते, ये तो है नहीं, तो यहाँ पर कौन विचलित नहीं होते से आंसर मिल रहा है, क्या विचलित नहीं होते से आंसर नहीं मिल रहा। तो सिंपल ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया है। तो ये देखिए अकर्मक क्रिया है। अब नहीं होते, तो यहाँ पर ये एक कर्तवाच्य है, कर्तवाच्य, क्योंकि कर्ता है, धीर पुरुष से संबंधित है, तो ये कर्तवाच्य है। विचलित पुल्लिंग है, एक वचन है। अच्छा हाँ, यहाँ पर विचलित एक वचन है, नहीं विचलित यहाँ बहुवचन होगा, एक वचन नहीं है। क्यों है, देखिए विचलित नहीं होते हैं, तो ये किस में आएगा, ये बहुवचन में आएगा, ठीक है, ये बहुवचन में है और वर्तमान काल है, ठीक है। धीर पुरुष मुसीबत में विचलित नहीं होते हैं, नहीं सही तो है, यहाँ पर एक वचन ही रहेगा, सॉरी हमने गलत किया, यहाँ पर एक वचन क्यों है, आप बोलोगे यहाँ क्रिया तो बहुवचन है, ये आदरार्थ लगा है, क्योंकि हम जिनको ज़्यादा सम्मान देना चाहते हैं उनके लिए आदरणीय शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ धीर पुरुष ये एक वचन है और इनको सम्मान देने के लिए क्रिया हम हमेशा हैं में लगाते हैं, इसलिए यहाँ एक वचन सही है, वर्तमान काल सही है, पुल्लिंग है, कर्तवाच्य अकर्मक क्रिया, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पर जो आपका ये आ रहा है क्रिया, जो आपकी बहुवचन में दिख रही है क्रिया, ये आपको जब हम किसी को सम्मान, जैसे पिताजी चाय पीते हैं होगा, हम ये नहीं बोलते हैं पिताजी चाय पीता है, हम नहीं बोलेंगे, हम उनको सम्मान देते हैं। तो हिंदी भाषा में हम जिन किसी को भी सम्मान देते हैं उसकी क्रिया हमेशा बहुवचन में रहती है, चाहे कर्ता एक वचन में ही क्यों ना हो। तो धीर पुरुष एक वचन में है, इसलिए यहाँ पर क्रिया भी एक वचन में ही रहेगी। नेक्स्ट आते हैं, गंगा का पानी प्रदूषित हो चुका है। अब यहाँ गंगा का, तो गंगा क्या है, गंगा एक नदी है। अब नदी का नाम दे दिया गंगा, तो जाहिर सी बात है नाम दे दिया, तो एक तो ये संज्ञा है और दूसरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और साथ में लगा है का, तो ये हो गया संबंध कारक। संबंध कारक में क्या रहता है, का, की, के, रा, री, रे रहता है ना ये, तो यहाँ पर का आया, संबंध कारक है। गंगा एक नदी है, एक वचन में रहेगी हमारी,
स्त्रीलिंग है, ठीक है, और किससे संबंधित है, हो चुका है क्रिया से के साथ संबंध है। तो देखिए, चलिए सही है। देखें, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक संबंधी शब्द पानी है, तो ये भी दे दिया। व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंधकारी शब्द क्या है, का संबंध गंगा के साथ जो स्थापित किया जा रहा है वो पानी और गंगा का स्थापित करने का काम का कर रहा है, इसलिए वो का जो शब्द है संबंधी पानी शब्द है। अब हमने क्या बता दिया था, हो चुका है, हो चुका है क्रिया के साथ इसका संबंध है, ठीक है, क्रिया के साथ कर्ता का संबंध है। ठीक है, समझ में आ चुका आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ग्रीष्म ऋतु में रेगिस्तान में जीवन कठिन हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में क्या दिया है, गर्मी के मौसम में रेगिस्तान में जीवन कठिन हो जाता है। तो ग्रीष्म क्या है, ग्रीष्म जो है वो एक ऋतु है, ठीक है, क्या यहाँ पर दिया, अंडरलाइन वर्ड ग्रीष्म। तो ऋतु जो है वो क्या है, मौसम का, मौसम हो गया, तो मौसम हमेशा हमारी संज्ञा रहेगी। अब उस ऋतु की विशेषता है कि वो गर्मी वाली है, ग्रीष्म है। अब उसमें आपका वसंत ऋतु भी आती है, शरद ऋतु भी आती है ना, आती है कि नहीं आती है, वसंत ऋतु, शरद ऋतु, आपका वर्षा ऋतु, बहुत सारी ऋतुएं आती है। तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, तो संज्ञा की विशेषता है कि वो ग्रीष्म है, यानी कि ऋतु की विशेषता है वो ग्रीष्म है। तो ये क्या हो गया, विशेषण। अब ये किस तरह का विशेषण है, ये ऋतु की विशेषता बतला रहा है, तो ये हो गया आपका गुणवाचक विशेषण। क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। तो देखिए सही है। अब ऋतु एक है तो एक वचन रहेगा, विशेष ऋतु है, ठीक है, ये तो हमने बता दिया, लेकिन इसमें बहुत कम एक्सप्लेन किया है, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर पहली चीज, गुणवाचक विशेषण एकदम सही है, एक वचन भी सही है, और विशेष है ऋतु। अब जो है ग्रीष्म क्या है, स्त्रीलिंग होगा पुल्लिंग, ऋतु क्या होती, ऋतु आती है या ऋतु आता है, ऋतु आती है, तो ये होगा एक स्त्रीलिंग। क्या होगा, ये स्त्रीलिंग, ठीक हो गया। अब उसके बाद और हम क्या बता सकते हैं, ग्रीष्म ऋतु में, तो यहाँ पर कारक आप बता सकते हो, बिल्कुल, ऋतु के साथ अधिकरण कारक लगा है, इसलिए ग्रीष्म का कारक भी क्या रहेगा, अधिकरण कारक रहेगा। कौन सा रहेगा, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक रहेगा, ठीक है। और कुछ बता सकते हैं, इसका संबंध क्या है, तो हमने बता ही दिया, ऋतु के साथ संबंध है, क्रिया के साथ, इसका क्रिया का संबंध पूरा ग्रीष्म ऋतु का क्रिया के साथ में है। तो समझ में आ गया आपको इतना कि मैंने यहाँ पर दो चीजें जो इन्होंने मेंशन नहीं करी थी, उन दो चीजों को भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं, प्राणियों का पेट उन्हें परिश्रम करने के लिए बाध्य कर देता है। अब प्राणी तो हम भी हैं, प्राणी जानवर भी हैं, तो हमें क्या है, हमारा पेट हमें से भरने के लिए, परिश्रम करने के लिए बाध्य करता है। अंडरलाइन वर्ड है प्राणियों का। प्राणी क्या होते हैं, संज्ञा होंगे, सर्वनाम होंगे, क्या होंगे, तो प्राणी के अंदर जो है वो सभी प्राणी आते हैं, मनुष्य भी आएंगे, पशु पक्षी, मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स आपके जो इस पृथ्वी पर हैं वो सभी आपके प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें बहुत सारी जातियां हो जाती हैं, तो इस तरीके से ये होगा एक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। का लगा है तो आपका क्या हो गया, संबंध कारक हो गया। अब प्राणियों है तो बहुवचन हो गया। अब क्या है, यहाँ पर प्राणियों क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा। एक बार हम कर देते हैं, यहाँ पर कर देता है या कर देती है, तो सिंपल हो गया कि ये एक जो है पुल्लिंग आएगा। तो सिंपल देखिए यहाँ पर क्या है, एक तो जातिवाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है, ठीक है, जो मैंने बताया। दूसरा प्राणी का बहुवचन है, यहाँ पर हमने बता दिया कि पहली बात तो ये जातिवाचक संज्ञा है, प्राणी का बहुवचन है, संबंध कारक है, संबंधी शब्द है पेट, ठीक है। इसका का, क्योंकि का बीच में लगा है, ये संबंध कारक है, तो इसका संबंध किसके साथ स्थापित हो रहा है, पेट के साथ स्थापित हो रहा है, वो हमने बता दिया। अब बचा क्या, लिंग बचा। लिंग आप कैसे निकालोगे, मैंने हमेशा बोला कि आपको सिंपल एक वाक्य बनाना है, जो भी शब्द का आपको लिंग पता करना है। तो मैंने यहाँ लिंग क्या निकालने के लिए क्या बताया, अब प्राणी
प्राणी चलते हैं या प्राणी चलती है, क्या होगा? तो चलते हैं, तो यहाँ पर लिंग सीधे सीधे क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। कौन सा लिंग हो गया? पुल्लिंग। ठीक, क्लियर हो गया? और कुछ बताने की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कुछ और बताने की जरूरत है, काफी हमने इसका पद परिचय कर दिया। एटलीस्ट 5 चीजें आपको बतानी पड़ती है, तो 1 2 3 4 5 हमने क्लियर कर दी। नेक्स्ट है, छोटे बच्चे की सफलता से माता पिता उत्साहित थे। अब यहाँ पर क्या है? अंडरलाइन वर्ड छोटे। छोटे किसके साथ संबंधित है? बच्चे के साथ में। बच्चा क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा शब्द की विशेषता बतला रहा है छोटे, तो ये हो गया गुणवाचक विशेषण। अब बच्चे बहुवचन में, तो वो भी बहुवचन में। क्लियर ना? बहुवचन में हुआ ना, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बहुवचन। छोटे बच्चे की सफलता, माता पिता उत्साहित थे छोटे बच्चे की सफलता से। अच्छा हाँ, यहाँ पर बच्चे जो है ये एक वचन में लिया गया है, ध्यान देखना। क्या है? छोटे बच्चे की सफलता में। हमने यहाँ ये नहीं लिख सकते छोटा बच्चा, तो जब हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है? ये एक वचन है, तो ये एक वचन ही रहेगा, पुल्लिंग रहेगा, गुणवाचक विशेषण रहेगा। बच्चे इसका विशेष्य है। सिंपल। अगर कारक बताना चाहते हो तो की लगा हुआ है, संबंध कारक रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो मैंने बहुत कोशिश करी कि पद परिचय मैं आपके लिए पूरा क्लियर कर दूं, लेकिन अभी भी ओरिजिनल वे हमारा अभी बाकी है। कहने का तात्पर्य है कि एग्जाम में हमसे ये एमसीक्यूज बेस्ड पर पूछे जाने हैं, तो वो प्रैक्टिस भी आपके लिए कराने बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम जल्द ही लेकर आएंगे आपके लिए इस यानी कि पद परिचय के एमसीक्यू, ताकि आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को समझ और जान सकें। तो मिलते हैं हम फिर से एक नया वीडियो ले, क्योंकि अभी हमारे व्याकरण के एक टॉपिक और बाकी है, वो है अलंकार। तो जल्दी वो भी लेकर आ रही हूँ और आपके एमसीक्यूज भी इस टॉपिक के लेकर आऊँगी। तो मिले अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।